डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर। आज की वीडियो में हम गुर्दे का कोई ख़ास मर्ज़ डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम उन भाइयों की तकलीफ़ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो कि गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और हमारे सिस्टम की, हमारी सोसाइटी की, हमारी अपनी क्या कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से ये लोग गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और डायग्नोसिस होने के बावजूद अच्छी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते और डायलिसिस वाली सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं। अब इस सारे हालात को स्टडी करने के लिए हमें अनफॉर्चुनेटली कंपैरिजन करना पड़ेगा हमारे अपने मुल्की हालात का और बाहर की दुनिया का, जहाँ पे के एक बड़ा अच्छा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर होता है। और इस सिलसिले में मैं अमेरिका से अच्छी कोई एग्जांपल नहीं दे सकता। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि अपनी सारी खराबियों और खामियों के बावजूद अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम फिर भी एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम है, और दूसरा खुशकिस्मती से मैं क्योंकि दोनों सिस्टम्स में काम करता हूँ, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी, तो मेरे लिए इन दोनों सिस्टम का कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो गुर्दे के मर्ज को किस तरह एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, एफ्लुएंट कंट्री में, या ऐसा कोई भी मुल्क जिसका हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है, उसमें कैसे हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे किसी किस्म की स्क्रीनिंग ख़ास तौर पे रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वहाँ के हेल्थ केयर को पता है कि मरीज़ की कहीं ना कहीं से स्क्रीनिंग हो ही जानी है। जब किसी इंसान ने स्कूल में दाखिल होना है, कॉलेज में दाखिल होना है, उसका कहीं ना कहीं से ब्लड प्रेशर चेक हो जाना है। जब उसने अपने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है तो वो सारे बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं। इसलिए स्टेट को या हेल्थ केयर को किसी खास किस्म की स्क्रीनिंग के बारे में गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर गुर्दे के मर्ज़ की कोई सिम्टम्स आपको नज़र आए तो आप फ़ौरन हेल्थ केयर से रुजू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस है, बेसिक हेल्थ और उसके टेस्ट अवेलेबल हैं। तो इंसान टाइम ज़ाया किए बगैर फटाफट अपना डायग्नोसिस बनाता है। अच्छा, जब आपका किडनी डिजीज़ का डायग्नोसिस बन जाता है तो उसके बाद आपका वर्कअप स्टार्ट होता है और पता चलाने की कोशिश की जाती है कि गुर्दे का मर्ज़ क्यों हुआ। अब जब गुर्दे का मर्ज़ कंफर्म हो जाता है, उसका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, तो आपका जो डॉक्टर, जिसको हम जनरल फिजिशियन या अमेरिका में प्राइमरी केयर फिजिशियन और फैमिली फिजिशियन भी कहते हैं, वो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र कर देता है। नेफ्रोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि अगर वर्कअप में या डायग्नोसिस बनाने में किसी किस्म की कोताही रह गई है तो वो खामियां दूर करे और कंफर्म करे कि प्राइमरी केयर फिजिशियन ने जो वर्कअप किया है वो मुकम्मल है, डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक बना है, और उसके साथ साथ वो गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस देता है कि इस मरीज़ को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अब मरीज़ अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के साथ भी चलता रहता है और साल में कुछ दफ़ा नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दे के मर्ज़ के स्पेशलिस्ट के साथ भी फॉलो अप करता है। और गुर्दे के मर्ज़ के स्पेशलिस्ट का काम है कि पेशेंट के गुर्दे के मर्ज़ की रफ्तार को रोक कर रखे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक डायलिसिस से बचा कर रखे। और यही वजह है कि अमेरिका में एक बहुत ही कम तादाद में लोग डायलिसिस पर पहुंचते हैं। मेरा एक बड़ा फेवरेट नंबर है जो मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कोट करता हूं कि अमेरिका में तकरीबन 3 करोड़ के करीब गुर्दे के मरीज हैं, लेकिन किसी भी एक वक्त में तकरीबन 6 या 7 लाख मरीज डायलिसिस पर होते हैं। अब क्या वजह है कि गुर्दे के मरीजों की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद एक बहुत ही छोटा सा नंबर कभी डायलिसिस पर पहुंचता है? तो उसके पीछे यही वजह है कि उन्होंने अपने हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में गुर्दे के मर्ज के इलाज को इस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि बहुत ही कम लोग डायलिसिस की सिचुएशन तक पहुंचते हैं। इसी मियार को बरकरार रखते हुए पेशेंट को बड़ी अर्ली स्टेजेस में ही एजुकेट करना शुरू कर दिया जाता है कि अगर आपके गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल हो गए तो आपके पास ट्रीटमेंट की क्या क्या ऑप्शंस हैं, यानी कि हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। और जब गुर्दे का मरीज स्टेज 4 में एंटर होता है तो उसको किडनी स्मार्ट क्लास लेने के लिए भेजा जाता है। इस किडनी स्मार्ट क्लास का मकसद होता है पेशेंट को अपने गुर्दे के मर्ज के बारे में और ज़्यादा अग्रेसिवली एजुकेट करना
और उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ऑप्शंस के लिए तैयार करना, जिसमें कि वही हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट वगैरह आते हैं। क्योंकि अमेरिका और सारे अच्छे मुल्क जहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर्ड किस्म का हेल्थ केयर सिस्टम होता है, वो डायलिसिस से बचाने की मुकम्मल कोशिश करते हैं, तो पेशेंट को अर्ली ऑन ट्रांसप्लांट लिस्ट पर भी डाल दिया जाता है। अमेरिका में गुर्दे का मरीज GFR 20 पर पहुंचते ही एलिजिबल हो जाता है कि वो ट्रांसप्लांट लिस्ट पर आ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो कि पेशेंट डायलिसिस पर जाने से पहले ही ट्रांसप्लांट रिसीव कर ले। अब इस सारे सिस्टम के बरक्स डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है, और मैं साथ ही साथ थोड़ा सा कंपैरिजन अमेरिका और दूसरे मुल्कों के सिस्टम का भी करता जाऊंगा, ताकि आपको कुछ आइडिया रहे। इसमें कुछ टर्म्स बार बार रिपीट होंगी जो कि मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, और अगर कोई ऐसी टर्म हो जिसकी आपको समझ ना आए तो आप बाकी वीडियो लिस्ट में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। गुर्दे का मर्ज क्योंकि एक पेनलेस मर्ज है, इसमें दर्द नहीं होती, सिर्फ 3 ही बड़ी सिम्टम्स हैं जिससे आपको गुर्दे के मर्ज का जल्दी पता चल सकता है। नंबर 1, आपको किडनी स्टोन की पेन हो जाए और गुर्दे में किसी खराबी का पता चल जाए। नंबर 2, आपके यूरिन में झाग आनी शुरू हो जाए, जो कि इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में लीक कर रहे हैं। और नंबर 3, आपको खून में पेशाब आ जाए। इसके अलावा बाकी सारी अलामात जो आपको उर्दू और हिंदी यूट्यूब चैनल्स पर मिलेंगी, वो गुर्दे के मर्ज की वो अलामात हैं जब पहले ही आप स्टेज 4 या 5 पर पहुंच चुके हैं। और जब आप इस स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं तो गुर्दे के मर्ज का वैसे ही इलाज कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता। इसलिए आपने गुर्दे के मर्ज की अलामात पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, बल्कि स्क्रीनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। पाकिस्तान में अब क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो अपने गुर्दे के मर्ज का पता ही नहीं चलता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं, या आपका कोई प्यारा गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है, तो तकरीबन 80 से 90% चांस है कि जब आपको गुर्दे के मर्ज का पता चला होगा तो आप या आपके प्यारे पहले ही स्टेज 4 और 5 पर होंगे और फ़ौरन ही डायलिसिस स्टार्ट करने की नौबत आ गई होगी। मैंने अभी तक पाकिस्तान के अपने 1.5-2 साल के एक्सपीरियंस में बहुत ही कम पेशेंट देखे हैं जो अर्ली स्टेज पर नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास गुर्दे के मर्ज के साथ आते हैं और जिनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स स्टेज या 4-5 पर जाकर ही नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दे के मर्ज के स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। उसकी वजह यह है कि पहले तो हमारे पास कोई स्क्रीनिंग के लिए स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के हक में नहीं होते, हमारा कल्चर नहीं है। और क्योंकि गुर्दे का मर्ज एक पेनलेस मर्ज है, इसलिए ये मर्ज आपको अंदर से अंदर ही खाता रहता है और तब जाके पता चलता है जब इसकी सिम्टम्स अपीयर होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी सिम्टम्स तब अपीयर होती हैं जब आप पहले ही स्टेज 4 या 5 पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपका डायग्नोसिस ही बहुत लेट होता है। कुछ पेशेंट खुशकिस्मती से किसी चांस की वजह से अर्ली डायग्नोसिस हो जाते हैं, जैसे कि आपने किसी और चीज़ के लिए अपने ब्लड टेस्ट करवाए और उसमें आपके किडनी टेस्ट एबनॉर्मल आ गए। इस सिलसिले में आपका जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है या मेडिकल स्पेशलिस्ट है, या तो आपको बताता नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे पाकिस्तान में बड़ी कॉमन सी टर्म्स यूज़ होती हैं मरीज़ को झूठी तसल्ली देने के लिए कि सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं, आपकी ईकोकार्डियोग्राम नॉर्मल है, एक्सरे में कोई मसला नहीं है, अंदर इतना बड़ा ट्यूमर पड़ा होगा, जो आपका हार्ट है उसका पंप बिल्कुल वीक हो गया होगा, पर क्योंकि आपको अपेरेंट सिम्टम्स अभी नहीं आई तो डॉक्टर आपको बड़े आराम से कहेगा कोई मसला नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान में हमारे डॉक्टरों का थ्रेशहोल्ड भी पेशेंट को बताने का उसी वक्त है जब आप एंड स्टेज पर पहुंचे होते हैं। फिर जाके वो कहते हैं कि नहीं जी अब तो मसला बहुत बढ़ गया है, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। उससे जस्ट पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। और यही वजह है कि मरीजों का हेल्थ केयर सिस्टम पे ट्रस्ट दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, क्योंकि हमारे डॉक्टर पहले मरीज को झूठी तसल्ली देते रहते हैं और एकदम अगले ही दिन आपको पता चलता है कि आप तो लास्ट स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। मर्ज कभी भी इस तरह रातों रात नहीं बढ़ता, आपका मसला चल रहा होता है, डॉक्टर को पता भी होता है, पर उसको पता है कि अगर वो आपको बताएगा कि ये छोटा सा मसला आपके टेस्ट में नज़र आ रहा है, ये आपका हार्ट इतना वीक है, तो आपने उसे 10 क्वेश्चन करने हैं, आपने परेशान होना है
और क्योंकि उसके पास उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है, तो वो बड़े आराम से आपको झूठी तसल्ली देने के लिए, जिससे उसका काम भी सही चलता रहता है, आप भी खुश रहते हैं, एक बड़ा कॉमन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सब कुछ ठीक है, बेफिक्र हो जाए, आप तसल्ली के साथ बैठें, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और अचानक आपको 2 दिन बाद, हफ्ते बाद पता चलता है कि आप तो पहले ही स्टेज 4 और 5 पे हैं, और आप एक शॉक में चले जाते हैं कि पिछले हफ्ते तो डॉक्टर ने कहा था सब कुछ नॉर्मल है, तो अब ये क्या हो गया। या बाज़ औक़ात यही झटका आपको तब लगता है जब आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसके पास ये सारे रिजल्ट डिस्कस करने का टाइम था, जिसने आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और एक्सप्लेन किया कि आपका किडनी फंक्शन थोड़ा सा अब नॉर्मल है, तो हमें चेक करना चाहिए, या आपका हार्ट थोड़ा सा वीक है, तो इसको मेरे ख्याल से हमें थोड़ा और डायग्नोस करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। बहरहाल इसी लाइन को फॉलो करते हुए प्राइमरी केयर फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट गुर्दे के मर्ज़ को खुद ही ट्रीट करते रहते हैं, इवन दो कि उनको समझ भी नहीं होती, और उस वक्त पेशेंट को किडनी डिजीज़ स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं जब पहले ही बहुत देर हो चुकी है और आप गुर्दे के मर्ज़ स्टेज 4 या 5 में एंटर हो चुके हैं, जिसके अगला स्टेप के डायलिसिस या ट्रांसप्लांट होता है। पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ के हालात इतने ख़राब होने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि इसका प्रॉपर इलाज भी नहीं किया जाता। अमेरिका में गुर्दे के मरीज़ सालों बल्कि दहाइयों गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं और एक बड़ी नॉर्मल क्वालिटी लाइफ गुजार रहे होते हैं, क्योंकि उसकी अच्छी मैनेजमेंट हो रही होती है। पाकिस्तान में क्योंकि हम गुर्दे के मरीज़ को फोकस ही नहीं करते, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनाते, तो वो मर्ज़ गुर्दे को खाता रहता है, और जो मर्ज़ गुर्दे को कई सालों तक, दहाइयों तक अफेक्ट नहीं कर सकता था, वही मर्ज़ गुर्दे को कुछ सालों और महीनों में ले बैठता है। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है डायबिटीज़। डायबिटीज़ गुर्दे के मर्ज़ की दुनिया में सबसे बड़ी वजह है। गुर्दे के हर 100 मरीजों में से तकरीबन 40 से 45% लोग डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, और डायबिटीज़ गुर्दे के मर्ज़ का एक बड़ा ही ट्रीटेबल और प्रिवेंटेबल काज है। लेकिन पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मरीज़ को एजुकेट ही नहीं किया जाता है कि वो उसको गुर्दे का मर्ज़ हो सकता है। ट्रीटमेंट तो बड़ी दूर की बात है। यही वजह है कि डायबिटीज़ के मरीज़ अक्सर गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, और मुब्तला होते ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से फटाफट डायलिसिस वाले स्टेज तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी सिचुएशन तो है सो है, हम एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? हम एज ए इंडिविजुअल अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेला बंदा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, ना मैं और ये यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ की रियलिटी को बदल सकते हैं, और ना ही आप एज ए इंडिविजुअल बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, आप अपने करीबी लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और इसकी एक बड़ी अजीबोगरीब सी एग्जांपल मैं आपको एंड में दूंगा कि कैसे हम चैरिटी का बेतहाशा पैसा डायलिसिस पर लगाते हैं, और उसका अगर 100वां या 1000वां हिस्सा भी हम किडनी टेस्ट स्क्रीनिंग पर डोनेट कर दें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के गुर्दे के मर्ज़ में बेतहाशा कमी हो सकती है। आए अब चलते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमारी हर खाने पीने वाली चीज़ टॉक्सिक है, मैं स्क्रीनिंग रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमारे पीने वाले पानी से लेकर हमारी अद्वियात और हमारी खुराक सब में केमिकल और नाखालिस अज्जा हैं। इसलिए हमारा किडनी डिजीज़ का मर्ज़ बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी दुनिया के। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हर अडल्ट को एज 18 के बाद साल में एक दफ़ा किडनी स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए। अब किडनी स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आता है? तो किडनी स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 सिंपल टेस्ट आपने करवाने हैं। पहला है सीरम क्रिएटिनिन, जो कि 500-600 रुपये तक हो जाता है, और दूसरा है कंप्लीट यूरिन एनालिसिस। सीरम क्रिएटिनिन का नंबर देखा जाता है, अगर तो ये नॉर्मल से ऊपर है तो इसका मतलब है आपको गुर्दे का कोई मर्ज़ है, और यूरिन एनालिसिस में बेसिकली प्रोटीन और रेड सेल्स देखे जाते हैं, और अगर आपके यूरिन में प्रोटीन हो या रेड सेल हो तो इसका मतलब है कि आपको गुर्दे का कोई मर्ज़ हो सकता है। तो अगर आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा हो, यूरिन में प्रोटीन हो या रेड सेल्स हो, तो आपने अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है और फर्दर डायग्नोसिस के लिए रिक्वेस्ट करनी है। अब अगर आपको गुर्दे का मर्ज़ निकल आए तो नेक्स्ट स्टेप होता है डायग्नोसिस बनाना कि गुर्दे का मर्ज़ हुआ क्यों। तो गुर्दे का मर्ज़ तकरीबन 100 में से 70% लोगों को किसी और मर्ज़ की वजह से होता है। सिर्फ
30 या 25% लोग होते हैं जिनमें गुर्दे का अपना मर्ज किसी गुर्दे की बीमारी की वजह से होता है, और ये जो 70% लोग हैं जिनको गुर्दे का मर्ज किसी दूसरे मर्ज की वजह से होता है, ये हैं बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स या हाइपरटेंशन पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स। हर 100 में से तकरीबन 70% गुर्दे के मरीज इन दो अमराज की वजह से गुर्दे के मर्ज में मुब्तला होते हैं। अब जब आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो आपने गुर्दे के डिजीज़ की अच्छी मैनेजमेंट करनी है। गुर्दे के मर्ज की अच्छी मैनेजमेंट है उस मर्ज की मैनेजमेंट जिसकी वजह से आपको गुर्दे का मर्ज हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे का मर्ज हुआ है तो आप अपनी डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करेंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे का मर्ज हुआ है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और गुर्दे के मर्ज की अच्छी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपका किडनी फंक्शन टेस्ट को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आजकल की दुनिया में फिंगर टिप्स पर इंटरनेट होते हुए आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपने ये चीज़ लर्न नहीं की। आपने किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में लर्न करना है। इस सिलसिले में आपको यूट्यूब पर, गूगल पर बेतहाशा लिटरेचर और वीडियोस मिल जाएंगी, और आपने किडनी फंक्शन टेस्ट को अपनी फिंगर टिप्स पर रखना है। आपको हर वक्त अपनी सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन में प्रोटीन की क्वांटिटी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, जुबानी याद होनी चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट में मेन चीज़ होता है GFR, जो कि आपकी क्रिएटिनिन की बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। सीरम क्रिएटिनिन, एज और जेंडर को मिला के एक फार्मूला यूज़ करके आपका GFR कैलकुलेट किया जाता है। जो नॉर्मल GFR है वो तकरीबन 80 और 90 से ऊपर होता है। जब आपका GFR 60 से कम हो तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आपने याद रखना है कि डायग्नोसिस होती है 3 महीने के बाद, यानी कि आपका डॉक्टर 3 महीने लगातार कुछ हफ्तों के फासले पर क्रिएटिनिन चेक करता रहेगा, और अगर आपकी क्रिएटिनिन एबनॉर्मल रहे तो फिर वो आपको डायग्नोस करेगा कि आपको गुर्दे का मर्ज हो गया है और अब चांसेस नहीं है कि आप इससे वापस आएंगे। लेकिन इस स्टेज पर मैनेजमेंट का सारा मकसद है कि आपके गुर्दे के मर्ज को बढ़ने ना दिया जाए। अगर आपका GFR 60 से कम है तो अब आपने अपने GFR को रेगुलरली चेक करना है, यानी कि आपने हर 3 से 4 महीने बाद अपना सीरम क्रिएटिनिन करवाना है, अपना GFR खुद कैलकुलेट करना है या अपने डॉक्टर के साथ मिलकर कैलकुलेट करना है और एक चार्ट मेंटेन करना है। और ओवर द ईयर्स आपने ध्यान रखना है कि आपका GFR स्टेबल रहे। नॉर्मल इंसान में GFR साल में तकरीबन 1 मिलीलीटर गिरता है। किडनी डिजीज़ के पेशेंट में अगर आपका GFR 2 मिलीलीटर हर साल गिरे तो इसको तकरीबन अच्छी किडनी डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आपका GFR 2 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर तक साल में गिरे तो ये काइंड ऑफ पुअर किडनी डिजीज़ मैनेजमेंट है। और अगर आपका GFR इतनी स्पीड से गिर रहा हो कि ये तकरीबन साल में 5 मिलीलीटर पर मिनट से भी ज़्यादा गिर रहा है तो इसको कहते हैं रैपिडली डिक्लाइनिंग किडनी फंक्शन, यानी कि आपका किडनी फंक्शन इतनी स्पीड से गिर रहा है। और ये सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि आप कुछ महीनों के बजाय हफ्तों में डायलिसिस की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन करें कि आपका GFR है 50 और आपका GFR हर साल 5 मिलीलीटर पर मिनट से भी ज़्यादा गिर रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से आपका GFR गिर रहा है। मे बी आप 1 से 2 साल के अंदर अंदर ही डायलिसिस पर चले जाएं। पर अगर आप अपनी अच्छी किडनी डिजीज़ मैनेजमेंट करें और आप अपने GFR के गिरने की रफ्तार को 2 मिलीलीटर पर मिनट से कम कर दें हर साल के लिए, तो आप यही किडनी फंक्शन 30, 40, 50 साल तक खींच सकते हैं। ये इतना ही सिंपल है जितना कि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। किडनी डिजीज़ मैनेजमेंट बेसिकली उस डिजीज़ की मैनेजमेंट है जिसकी वजह से आपको गुर्दे का मर्ज हुआ, और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ये वही हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो किसी भी इंसान को अपनानी चाहिए, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, अपनी मुकम्मल नींद पूरी करनी, उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ केयर का ध्यान रखना, अपनी खुराक को हेल्दी लाइंस पर एडजस्ट करना। अब आप इमेजिन करें कि आप गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं, आपने डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया है, आप अपने गुर्दे के मर्ज की अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल लेके चल रहे हैं, और अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि पहले तो आपको बड़ी देर तक डायलिसिस वाली सिचुएशन पे पहुंचने का मौका ही नहीं आएगा, लेकिन
जब आप स्टेज 4 किडनी डिजीज़ में एंटर हो जाएं, यानी कि आपका GFR 30 से कम हो जाए, तो अब ये टाइम होता है जब आपने अपनी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में सोचना शुरू करना है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी उस ट्रीटमेंट को कहते हैं जो मुकम्मल गुर्दे के फेल होने की सूरत में आपने अडॉप्ट करनी है। इसकी 3 ही बड़ी शक्लें हैं। पहला है ट्रांसप्लांट, दूसरा है हीमोडायलिसिस और तीसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। अमेरिका में और सारे एफ्लुएंट कंट्रीज में जब आप स्टेज 4 पे एंटर होते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं किडनी स्मार्ट क्लास के लिए। बेसिकली तो आप किडनी स्मार्ट क्लास के लिए उससे पहले भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन मरीज़ क्योंकि पहले अपने मर्ज़ पर फोकस नहीं करते और वो ज़्यादा कंसर्न तब होते हैं जब उनका नेफ्रोलॉजिस्ट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का जिक्र करना शुरू कर देता है, तो ये पेशेंट किडनी क्लास लेने के लिए जाते हैं। किडनी स्मार्ट क्लास का मकसद होता है पेशेंट को उसके गुर्दे के मर्ज़ के बारे में एजुकेट करना, उसको हेल्दी डाइट्स के बारे में बताना, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताना और स्पेशली रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पर फोकस करना। इन्हीं क्लासेस के दौरान पेशेंट अच्छी तरह लर्न करता है कि ट्रांसप्लांट के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ क्या क्या शराइत वाबस्ता हैं और हीमोडायलिसिस के साथ क्या फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं। यही वाला एजुकेटेड पेशेंट जब GFR 20 पर पहुंचता है तो वो प्रैक्टिकली रेडी होता है अपनी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की चॉइस सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले उसका नेफ्रोलॉजिस्ट, उसका किडनी डिजीज़ स्पेशलिस्ट उसको ट्रांसप्लांट लिस्ट पर चढ़ाता है और साथ ही अगर उसने हीमोडायलिसिस कराना हो तो उसका AV फिस्टुला बनाने के लिए अरेंज करता है, और अगर पेशेंट ने पेरिटोनियल डायलिसिस चूज़ किया हो तो उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर के लिए भेज देते हैं। अब ये स्टेप GFR 20 पर इसलिए लिए जाते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर या AV फिस्टुला फॉर हीमोडायलिसिस अच्छी तरह डायलिसिस स्टार्ट होने से बहुत पहले ही अवेलेबल हों, क्योंकि GFR 20 के बाद वैसे तो आप कई सालों तक डायलिसिस के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात छोटी सी या माइनर इलनेस भी आपको डायलिसिस की तरफ धकेल सकती है। तो प्रैक्टिकली पेशेंट को रेडी रखा जाता है कि अगर अचानक डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको एमरजेंसी में ये सारे प्रोसीजर ना करवाने पड़े, वो पेशेंट पहले ही प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि जब ये फिस्टुला या कैथेटर वगैरह एमरजेंसी में डालने पड़ते हैं तो पेशेंट के आउटकम ज़्यादा बुरे होते हैं और इन प्रोसीजर्स की कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इन्फेक्शन और फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में क्योंकि हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज नहीं है और हमारी स्टेट इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, इसलिए मैं पेशेंट्स को एजुकेट करता हूँ कि उनका फ़र्ज़ है कि वो GFR 20 के करीब आते ही अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में किडनी ट्रांसप्लांट का जिक्र करना शुरू करें, और अगर कोई उनका प्यारा उनको किडनी डोनेशन के लिए रेडी हो तो उसको प्रिपेयर करना शुरू करें। इसी तरह अगर आप हीमोडायलिसिस करवाना चाहते हैं तो आपको AV फिस्टुला बनवाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता जब भी आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़े आप वेल प्रिपेयर्ड हों और ये सारी चीज़ें आपको एमरजेंसी में ना करनी पड़े। अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस के स्टार्ट होने के बाद पाकिस्तान में पेशेंट को एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की नज़र से देखा जाता है। उसको समझें कि कुछ दिनों का ही मेहमान समझा जाता है, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है, और पेशेंट उतना डायलिसिस या गुर्दे के मर्ज से नहीं सफ़र करता जितना वो सोसाइटी में स्टिग्मा से सफ़र करता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में डायलिसिस पेशेंट कई सालों तक बल्कि दहाइयों तक जिंदा रहते हैं। लिटरेचर में बेशक कोई एवरेज नंबर नहीं है, लेकिन मैंने खुद अमेरिका में मरीज़ों को देखा हुआ है जो 10, 20, 30 साल डायलिसिस पर ज़िंदा है। लेकिन पाकिस्तान में डायलिसिस का मरीज़ बहुत ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहता, और मेरे ख्याल से उसकी बड़ी वजह पुअर क्वालिटी डायलिसिस होने के साथ साथ मुआशरती स्टिग्मा भी है, और पेशेंट को उसका स्ट्रेस, उसकी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन ही मार जाते हैं, ना कि डायलिसिस का प्रोसेस। और इस स्टिग्मा को और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को, जो कि पेशेंट को नहीं है बल्कि हमारी सोसाइटी को है, इसको डिस्कस करने के लिए हम एक लंबी अलग वीडियो करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम डायलिसिस पेशेंट की तरफ अपने एटीट्यूड को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह डायलिसिस का पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकता है, ताकि सारे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के लिमिटेड होने के बावजूद भी वो एक अच्छी डायलिसिस ट्रीटमेंट कर सके। अब मेरी वो कन्फ्यूजन या परेशानी जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था कि पाकिस्तान में लोग करोड़ों बल्कि अरबों रुपया डायलिसिस के लिए चैरिटी करते हैं,
और इसको सवाब का सबब समझते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्यों ना हम ये चैरिटी या ये काम डायलिसिस से पेशेंट को बचाने के लिए करें? क्यों ना हम यही डोनेशन किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग के लिए करें? डायलिसिस का पेशेंट तकरीबन महीने में सिर्फ 60-70 हज़ार की डायलिसिस की ट्रीटमेंट करा लेता है, और उसके अलावा उसकी दवाइयाँ, उसका आने जाने का खर्चा, उसके साथ जो फैमिली मेम्बर्स बाउंड होते हैं, उनकी हम फाइनेंशियल लिमिटेशंस को इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर इस सारे पैसों का बड़ा ही छोटा सा हिस्सा हम अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करें, वही डायलिसिस सेंटर जहाँ पे 5, 10 या 20 करोड़ रुपया महीने का चैरिटी किया जाता है डायलिसिस करने के लिए, उस 20 करोड़ में से सिर्फ अगर आप 5 लाख या 10 लाख भी उस मोहल्ले के पेशेंट की स्क्रीनिंग के लिए डेडिकेट कर दें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किडनी डिजीज़ का बर्डन बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हमारे पेशेंट्स को डायलिसिस पर जाने से बचाया जा सकता है। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हैं या आप डायलिसिस के लिए चैरिटी करते हैं, तो इसके बारे में सोचें, और डायलिसिस के लिए चैरिटी करने के साथ साथ कुछ हिस्सा किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग के लिए भी चैरिटी करें, कुछ हिस्सा अपनी आवाम को एजुकेट करने के लिए भी डेडिकेट करें, और मे बी हम छोटी छोटी एफर्ट करके पाकिस्तान के लोगों को किडनी डिजीज़ तक पहुंचने से ही बचा सकें। ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज और मेरी इन्फॉर्मेशन। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपका कौन सा पेशेंट डायलिसिस पर है? क्या आप खुद डायलिसिस पर हैं? क्या आपने इस तरह की चीज़ें सारी एक्सपीरियंस की जो मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन की, या आपका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट है? अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो उसमें हमारी भी एजुकेशन होगी, और उन कमेंट्स को पढ़कर दूसरे पेशेंट भी एजुकेट होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ के, आपका एक्सपीरियंस देख के किसी मरीज़ की ज़िंदगी बदल सकती है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।